चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टूडेंट ने कहा कि स्कूल के टेस्ट में आने वाला है चैप्टर, रिटायरमेंट से पहले ये स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा चैप्टर इसी की फिर खत्म हो जाएगा। मतलब आपके 2 घंटे बिजी, इस संडे एडमिशन का टेस्ट और अगले संडे चेंज इन रेशियो का, तब तो रिटायरमेंट भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद रिटायरमेंट का टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जैसा का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जनरली पार्टनर यही सोचता है कि मैं बराबर पैसा लगाऊंगा, बराबर मेहनत करेंगे, बराबर प्रॉफिट बांटेंगे, कभी झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन हर एक की एफिशिएंसी अलग होती है। एज अ फ्रेंड रहने में और एज अ पार्टनर काम करने में फर्क आता है। किसी पार्टनर को हमने काम के लिए भेजा और वो काम गलत करके आ गया, या उससे काम को हुआ ही नहीं, जानबूझ के गलत नहीं किया उसने, लेकिन उससे वो काम हुआ ही नहीं, फिर दूसरे पार्टनर को जाकर के उस काम को करना पड़ता है। अब बाद में जो पार्टनर अपना भी काम देख रहा है, जो पार्टनर दूसरे का भी काम देख रहा है, वो कहेगा मैं बराबर शेयर क्यों, मैं ज्यादा शेयर लूंगा, वरना मैं अपना काम कर लूंगा। तो उसके कुछ साल के बाद पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि हम अब अपनी प्रॉफिट की शेयरिंग के रेशियो चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है पहले इक्वल हो, अब 3:1 या 2:3:4 या व्हाटएवर जो भी करना चाहते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जितनी बातें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में लिखी, 90% कॉपी पेस्ट कर रखी है इस वाली चीज में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर पुरानी एसेट्स और लायबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पर नए वैल्यू पे लेके आना होगा। गुडविल कैलकुलेट करके सैक्रिफाइसिंग गेनिंग को एडजस्ट करना होगा। रिजर्व्स पुराने हो, पुराना प्रॉफिट हो, पुराना लॉस हो, पुराने गुडविल हो, उसे खत्म करना होगा। अब पार्टनर चाहे तो कैपिटल एडजस्ट करे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो हमने लास्ट टॉपिक किया था, या फिर एडजस्ट ना करे, उनकी मर्जी। तो बिल्कुल उसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं कि पहला टॉपिक न्यूमेरिकल टॉपिक है, जिसमें हम न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। पेज नंबर 52। पेज 52 में लिखा हुआ है एबीसी पार्टनर है फर्म में। क्वेश्चन बुक के अंदर 15-20 क्वेश्चन दे रखे थे, मैंने उसको समराइज करके टोटल 4 केस बनाए हैं। इन चारों केसों में सारे क्वेश्चन कवर हो गए। एबीसी 3 पार्टनर है, 5, 4 और 1। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। कैलकुलेट करनी है हमें 3 चीजें। पहला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तीसरा गेनिंग रेशियो। इन चारों केसेस तो बेसिकली ये 4 नहीं है, 12 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के 3 आंसर आएंगे, है ना। पहले पढ़ते हैं केस नंबर 1। जो मिस्टर सी है, इस चैप्टर में कोई भी न्यू पार्टनर नहीं, कोई भी ओल्ड पार्टनर नहीं। मतलब ओल्ड वर्ड तब बोलेंगे जब कोई नया है। तीनों पार्टनर जो हैं वो तीनों पार्टनर थे, वही तीनों पार्टनर हैं, मतलब वही 3 ओल्ड थे, वही 3 न्यू हैं। इस क्वेश्चन में मतलब कोई ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर नहीं। रेशियो ओल्ड और न्यू जरूर आएगी, है ना। जो चेंज से पहले की रेशियो है वो ओल्ड रेशियो, जो चेंज के बाद की रेशियो है वो न्यू रेशियो। और अगर चेंज की वजह से किसी का शेयर घट गया तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहलाएगा, और उस चेंज की वजह से अगर किसी का शेयर बढ़ गया तो वो गेनिंग पार्टनर कहलाएगा। डेफिनेटली कोई ना कोई सैक्रिफाइसिंग पक्का होगा, डेफिनेटली कोई ना कोई गेनिंग पक्का होगा, क्योंकि रेशियो अगर जब भी चेंज होती तो किसी का शेयर बढ़ता है तो किसी का शेयर घटता है। केस 1 में लिखा हुआ है सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। इतना पढ़ के बता दो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन? ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, क्योंकि ए में से शेयर डिक्रीज हो रहा है। और बी कौन है? सैक्रिफाइसिंग के गेनिंग? बी कुछ भी नहीं है, ना तो बी गेन कर रहा है और ना बी सैक्रिफाइस कर रहा है। सी कौन है? गेनिंग पार्टनर। चलिए न्यू रेशियो निकालते हैं। ए इज अ न्यू शेयर। पहले शेयर कितना था इसका? 5/10 प्लस करोगे माइनस, क्योंकि ए अपना 1/5 शेयर सी को दे रहा, ए का तो घट जाएगा ना, ए में से माइनस हो जाएगा। बी इज न्यू शेयर। पहले कितना था? 4/10 प्लस करोगे माइनस, कुछ भी नहीं करना सर, ना प्लस करना ना माइनस करना, ना ये सैक्रिफाइस कर रहा है शेयर, ना ये गेन कर रहा है शेयर।
C इज न्यू शेयर, पहले कितना था 1/10 प्लस करोगे माइनस प्लस कितना सिंपल सी बात है सर 1/5 A ने C को दिया तो A में से माइनस कर दो और C में प्लस कर दो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आ गई है जी 3:4:3। ये हमारे पहले केस का पहला आंसर आया, अभी दो आंसर बाकी। इसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो मांगिए। देखिए रेशियो के लिए हमें एटलीस्ट दो नंबर्स चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर सैक्रिफाइस सिर्फ एक ही पार्टनर ने करा, इसलिए इस क्वेश्चन में रेशियो निकल ही नहीं सकती। हमें उसकी जगह पर सिर्फ इतना लिखना होगा ए सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 1/5। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि रेशियो के लिए दो डेट चाहिए, मतलब दो लोग सैक्रिफाइस करें तभी रेशियो निकलेगी। इसमें यही आंसर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए सैक्रिफाइस इक्वल्स टू 1/5। हमें निकालनी है गेनिंग रेशियो, C's gain equals to 1/5। अगेन गेनिंग रेशियो के लिए भी दो चीजें चाहिए, दो नंबर्स चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में गेन सिर्फ एक ही पार्टनर ने करा, तो जितना गेन करा है एग्जैक्ट वही वाला शेयर लिख दो, यही गेनिंग रेशियो होगा। एग्जाम में जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम हाईलाइट करके आएंगे, टीचर को दिक्कत ना हो आंसर ढूंढने में। टीचर के पास टाइम नहीं है डिटेल में चेक करने की आपकी कैलकुलेशन लेकिन करना जरूरी है, डायरेक्ट आंसर नहीं सकते। केस 2 पर आ जाए जी। केस नंबर 2, C acquires 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि A 1/5 दे रहा और B 1/5 दे रहा, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में या कुछ और लिखा? इसका मतलब ये है कि A 1/10 दे रहा, B 1/10 दे रहा, और उन दोनों का टोटल कर दो तो 1/5। 1/10 तो कहीं नहीं लिखा है यहाँ पर। 1/5 इक्वली मिल रहा है, तो कोई चीज अगर दो लोगों से इक्वली मिले तो आधी आधी मिलेगी, और 1/5 का आधा कितना होता है 1/10। ये डबल नहीं हुआ, आधा हुआ है। डिनोमिनेटर को डबल करना मतलब आंसर को हाफ करना, ठीक है। जैसे किसी को आज मान लो 50 रुपए, इसका मुझे आधा करना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 रुपए हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऐसी 1/5 को मुझे आधा करना, तो इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/10 हो गया, आधा ही हुआ है। क्यों सोचना 5 का 10 हो गया, डबल हो गया, आधा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में केस बी में लिखा हुआ है कि नया पार्टनर को टोटल 1/5 मिला है, आधा आधा। 1/5 का आधा ए से, 1/5 का आधा बी से, समझ आ रही है ये बात? तो ए का न्यू शेयर कैसे निकालूं, फटाफट से बता दो। 5/10 माइनस 1/5 का आधा, ऐसे लिख देता हूं। डायरेक्ट 1/10 लिखोगे तो सोचोगे पता नहीं कहां से आ गया, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। 1/5 का आधा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा 5/10 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 4/10। सब लैंग्वेज तब क्या होती है जब क्वेश्चन में लिखा होता 1/5 ए ने दिया, 1/5 बी ने दिया, ईच वर्ड लिखा होगा। C acquires 1/5 share each from A and B। तो A और B से दोनों से 1/5 का। अभी A वाले करा, अभी B वाला नहीं करा, सही है जी। A वाला ठीक है, B वाले पे आते हैं। 1/5 का आधा, जितना A दे रहा है उतना B दे रहा है। C को टोटल 1/5 मिला, आधा A से आधा B से।
बी का नया शेयर आ गया है 3/10। सी में क्या चेंज करूं? कुछ भी नहीं करना चाहिए, है ना। सी का शेयर पहले 1/10 था, सी को 1/5 मिल रहा है, खत्म बात, कोई चेंज ही नहीं है। जितना शेयर सी को मिल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं है, जो शेयर दे रहा है उसमें चेंज है। ठीक है, बताओ जी फटाफट न्यू रेशियो क्या होगी इस बार? 4:3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो सर, हालांकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है इक्वली दे रहे ए और बी, तो 1:1 ही तो हुई, इसमें लिख के दिखाने की क्या जरूरत थी 1/10 1/10? जब क्वेश्चन में कोई चीज स्पेशल मांगी होती, भले इसका डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ हो, हमें कैलकुलेशन दिखानी होती तो स्पेशली मांगा। ठीक है, तो ए ने सैक्रिफाइस करा 1/10, बी ने सैक्रिफाइस करा 1/10, तो ये रेशियो 1:1 आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस पर प्रॉपर रेशियो में आंसर आ रहा है क्योंकि दो लोग हैं सैक्रिफाइस करने वाले, रेशियो के लिए दो नंबर्स चाहिए होते हैं और दो नंबर अवेलेबल है। सी इज गेन 1/5 क्योंकि इस बार गेनिंग जो पार्टनर है वो एक ही, तो रेशियो नहीं निकल पाएगी, तो सी इज गेन इक्वल्स टू 1/5। ये इसको कंप्लीट हो गया है, तो डाउट हो पूछ सकते हैं। नोटिंग चालू रखें, नोट कर लिया हो तो केस 3 ट्राई कर सकते हैं अपने आप से। स्कूल में जब भी टेस्ट हो ध्यान रखें 2 दिन पहले आपको टेस्ट यहाँ पर देना है। जब भी स्कूल में टेस्ट हो जिस भी चैप्टर का, आपको 2 दिन पहले यहाँ पर टेस्ट देना है। अकेले आकर के टाइम उससे ले लेंगे 1 दिन पहले, उसी चैप्टर का जिस चैप्टर का वहाँ पर है। तो चैप्टर अगर यहाँ पर नहीं हुआ है तो आपको मैं लास्ट ईयर के बैच में ऐड कर दूंगा, आप सारी क्लासेस उस चैप्टर की देख सकते हैं। उसमें कोई डाउट आता है तो मैं सेपरेट आपकी क्लास लूँगा डाउट्स के लिए। स्कूल के टेस्ट को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, ये बोर्ड में एग्जाम में मार्क्स तो ढूंढने नहीं, वैल्यू नहीं। जिन बच्चों के स्कूल टेस्ट में टर्म 1 में प्री बोर्ड में मार्क्स आते हैं, बोर्ड में क्यों नहीं के आते हैं, तो इनको लाइटली लेते हैं, तो बोर्ड उनको लाइटली लेता है। दूसरा, जो प्रोजेक्ट के आपके मार्क्स मिलने हैं 20 मार्क्स, वो टीचर के हाथ में होते हैं, आपके पता है। तो आपकी परफॉर्मेंस, आपके मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं टर्म 1 में टेस्ट में, उस पर डिपेंड है कि वो कितने देता है। केस नंबर 3 पर आ गए जी। C acquires 1/10 share from A and 1/2 share of B। अंडरलाइन करिए छोटे छोटे से वर्ड फ्रॉम और ऑफ, चलिए गड़बड़ कराने वाले वर्ड्स हैं। 1/2 ऑफ B और 1/10 फ्रॉम A। फ्रॉम वाले केस में एग्जैक्ट सैक्रिफाइस दिया होगा, समझे इस चीज को। जैसे ए का शेयर मान लेते हैं 5/10, सेपरेट क्वेश्चन लेके चलते हैं। ए गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ए गिव्स 1/10 ऑफ हिज शेयर। देखो जी क्या फर्क है दोनों में। A gives 1/10 from his share, मतलब A कह रहा है कि मेरे पास टोटल शेयर 5/10 है, इसमें से 1/10 दे दो, मेरे पास बच जाएगा 4/10। ये पहले वाले का तो मीनिंग है, साफ साफ सर फ्रॉम है तो माइनस कर दो, सिंपल सॉल्व हो गया। सेकंड वाले में क्या लैंग्वेज है, A कहता है कि मेरे शेयर का 1/10, A का शेयर 5/10 है, उसका 1/10, मतलब इसको 1/20 लिख देता हूं। कितना सैक्रिफाइस करने को कह रहा हूं, ये कह रहा है मेरे शेयर का 1/10। इसको अगर समझे परसेंटेज की फॉर्म में तो सुनना ध्यान से। सर 5/10 का मतलब होता है 50%, 1/10 का मतलब होता है 10%।
पहले वाले केस में मिस्टर ये कह रहा है कि मेरा शेयर 50% है, उसमें से 10% सी को दे दो और मेरा शेयर बच जाएगा 40%। पहले वाले केस में ऐसा करा। फ्रॉम वाले में, ऑफ वाले में क्या कह रहा है मिस्टर कि मेरा शेयर 50% है, मेरे शेयर का 10%, 50% का 10% कितना होता है 5%। सभी वाले केस में ऐसा कह रहा है ये मेरे शेयर का 10% सी को दे, तो ए के पास कितना बचेगा 45% बचेगा। ये समझ पा रहे हैं? 50% था, 50% का 10%, 5% दे दिया तो 45% बचेगा। आंसर दोनों में अलग अलग आ रहे हैं, फ्रॉम वाले में अलग आंसर है, ऑफ वाले में अलग आंसर है। तो बड़ा ही अलर्ट होकर पढ़ना है एग्जाम। फ्रॉम वाले में डायरेक्ट माइनस नया शेयर आ जाता है, ऑफ वाले में पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है फिर माइनस होता है। और एक का नया शेयर कैसे निकलेगा 5/10 था 1/20 दे, अब निकलेगा न्यू शेयर। इस वाले केस में एक में फ्रॉम लिखा है और एक में ऑफ लिखा है, तो फ्रॉम वाले में डायरेक्ट माइनस, ऑफ वाले में पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। देखते हैं कैसे फर्क आएगा। पहले आते हैं जी ये सी लिखा हुआ केस 3 में सी एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम ए। अच्छा ए का शेयर पहले था 5/10। ध्यान से देखना, ए सी एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम ए, तो मैं 1/10 ए में से माइनस कर रहा हूं और 1/10 सी में प्लस कर देता हूं। ए अपना 1/10 शेयर सी को दे रहा है, ए में से माइनस हो जाएगा और सी में प्लस हो जाएगा। फ्रॉम है तो सिंपल माइनस करना, मल्टीपल में कुछ नहीं करना। अब बी वाला ध्यान से पढ़ना। 1/2 शेयर ऑफ बी, बी का आधा। बी का शेयर है कितना जी 4/10, इसे कितना मिलेगा 4/10 का आधा, सही है, इसे मिलेगा 4/10 का आधा, मतलब ये 2/10 हो गया। इसमें से कितना माइनस करें ये 4/10 का आधा। अब यहां पर अगर ऑफ की जगह फ्रॉम होता तो 1/2 माइनस होता, मतलब यहाँ पे ऑफ की जगह फ्रॉम होता तो ऐसे लिखता मैं इसको डायरेक्ट माइनस, लेकिन यहाँ पे ऑफ है इसलिए मल्टीप्लाई करके माइनस। फर्क देख पा रहे हैं सभी? 4/10 ये आ गया 2/10, 4/10, 4 2 4। आंसर को हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में छोड़ना होता है। 2:1:2 ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन में भी डाउट है, कंफ्यूजन है, पूछें जी जरूर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस कर रहा है ए और बी। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 2/10। रेशियो क्या हुई 1:2। दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो प्रॉपर रेशियो निकाल सकती है, प्रॉपर रेशियो निकाल दी हमने 1:2। ये सिर्फ एक ही पार्टनर कर रहे हैं तो रेशियो नहीं निकलेगी, सीधा नंबर निकलेगा 1/10 में ए ने सैक्रिफाइस करा तो बी को मिला, सी को मिला, और 2/10 मतलब ये होगा 3/10। सी को 1/10 ए से मिला और 2/10 बी से मिला, टोटल इसमें गेन करा है 3/10। तो सी का गेन 3/10 आया, रेशियो में आंसर नहीं आया। पढ़े जी आगे। फोर्थ क्वेश्चन पर आगे ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। मतलब सर क्वेश्चन में एक तरह से आंसर दे दिया है। क्वेश्चन में न्यू रेशियो मांगी थी, रेशियो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ये न्यू रेशियो इक्वल रहेगी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1। ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमें सैक्रिफाइस और गेन निकालनी है।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। अब हमें नहीं पता किसका शेयर बढ़ा है किसका शेयर घटा, तो सभी के में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। ओल्ड 5/10, 4/10, 1/10 माइनस न्यू। 3 लोगों में इक्वल तो 1/3 आएगा, 4 लोगों में इक्वल तो 1/4 आता, 2 लोगों में तो 1/2 आता। ओल्ड में से हमने न्यू वाला माइनस कर दिया। तो ए का जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। सोच के देखो पॉजिटिव आंसर कब आएगा? जब प्लस वाली फिगर बड़ी होगी और माइनस वाली फिगर छोटी होगी तभी आंसर प्लस में आएगा। मतलब इसका ओल्ड वाला शेयर ज्यादा था और न्यू वाला शेयर कम है, घट गया, तो सैक्रिफाइस कर रहा, सैक्रिफाइस आंसर है। बी में देखो, बी का आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव तभी आंसर आता है जब पॉजिटिव वाली फिगर बड़ी हो और नेगेटिव वाली फिगर छोटी हो, तो ये पॉजिटिव आता है। मतलब ओल्ड वाला शेयर ज्यादा था, न्यू वाला शेयर कम है, तो मतलब घट गया इसका शेयर, सैक्रिफाइस कर रहा है, तभी सैक्रिफाइस आएगा। सी की बात करते हैं, तो सी का आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आंसर तब आता है जब पॉजिटिव वाली फिगर छोटी हो और नेगेटिव वाली फिगर बड़ी, तो भी आंसर नेगेटिव आता है। मतलब इसका पुराना शेयर, पहले शेयर बहुत कम था, छोटा था, अब शेयर बड़ा हो गया, बढ़ गया, उसने गेन करा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5/30, 2/30, मतलब 5 और गेन के लिए गेन एक ही पर्सन है, तो C is gain equals to 7/30। इसी टॉपिक पे भी 3 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं बुक में, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में। 7 क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए इन 4 केसेस को करके। बढ़े जी आगे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है जी गुडविल। चैप्टर 3 से स्टार्ट हुआ था, चैप्टर 8 तक चलेगा। पर चैप्टर में गुडविल 3 पार्टनर का नाम दिया हुआ है जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:1 के। 1 अप्रैल 2020 से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब से हमारी रेशियो होगी 2:1। क्या सिर्फ इतना पढ़ के आप आइडिया लगा सकते हो कि सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? बिना पेन टच करे ए से है, जो पहले वाला पार्टनर अनीता, वो सैक्रिफाइस है क्योंकि पहले शेयर 3/6 था और अब शेयर 2/6 होकर घट गया। तो बता सकते हैं कि कौन गेन कर रहा है? सेकंड वाली पार्टनर आशा, उसका शेयर पहले 2/6 था, अब बढ़ करके 3/6 हो गया, ये गेन। और अमृत क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस के गेन, कुछ भी नहीं कर रहा सर, पहले भी शेयर 1/6 था, अब भी शेयर 1/6। चलिए, the partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill should be valued at, agreement लिख देते हैं पहले से ही goodwill कैसे कैलकुलेट होगी। तो 3 years purchase of average profit of 5 years profit, पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर दो, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, गुडविल आ जाएगा। The profits and losses of the preceding years were as follows। प्रॉफिट देखो 5 साल का दे रखा है, उन 5 सालों में एक साल ऐसा भी है जिसमें लॉस, तो डिवाइड करते हैं कि मल्टीप्लाई, माइनस करते हैं। प्रॉफिट है तो प्लस करो, लॉस है तो माइनस करो, सिंपल। शो वर्किंग्स क्लियरली, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंजेस। गुडविल अकाउंट इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरे केस में लिखा हुआ है गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन। तो गुडविल जब एडजस्ट होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, तो गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होती। तो दोनों केस सेम है, लैंग्वेज अलग अलग है, और जानबूझकर दोनों ही केस अलग से लिखे हुए हैं, क्योंकि बी केस में जब देखो नया क्वेश्चन आ गया है, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया है। दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है, मीनिंग सेम है। जब गुडविल एडजस्ट होती है तो पार्टनर के अकाउंट को ही डेबिट क्रेडिट करते हैं। जब पार्टनर अकाउंट को ही डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, गुडविल अकाउंट हम डेबिट क्रेडिट करेंगे, गुडविल अकाउंट ओपन ही नहीं हो रहा।
केस बी में ये लिखा हुआ गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होना चाहिए, उसे भी आंसर को सही। सबसे पहले लिखिए जी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एक एंट्री के लिए स्पेस छोड़ें, क्वेश्चन में एंट्री मांगी है तो हमारा एंट्री मेन आंसर रहेगा। एक एंट्री के लिए हमें स्पेस छोड़ेंगे एग्जाम में, पूरा फॉर्मेट बनाएंगे एग्जाम में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे वर्किंग को। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, प्रॉपर फॉर्मूला लेकर के आएंगे सर, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसको नहीं भी ध्यान है तो वो भी देख ले अच्छे से, जरूरी नहीं कि इसको मतलब नहीं रिवाइज तो नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुडविल कैसे निकालते हैं सर, जो एवरेज प्रॉफिट हो उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने ईयर्स ऑफ परचेज। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईयर्स ऑफ परचेज 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 1,20,000 प्लस 3 लाख प्लस 3,40,000 प्लस 3,80,000 माइनस 1,40,000 डिवाइड बाय 5। टोटल बताएं जी कितना होगा? 10 लाख माइनस करने के बाद तो एवरेज प्रॉफिट आया है सर 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट को मैंने गुडविल के फॉर्मूले में लिख दिया, तो गुडविल आ गई 6 लाख। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे चैप्टर नंबर 3 में हमने। इसका चैप्टर का नाम था गुडविल, चैप्टर जिसको नहीं भी कर रखा तो आप देखिए अच्छे से। किसी और चैप्टर के अंदर गुडविल के क्वेश्चन आएंगे तो बेसिक वाले भी आएंगे, कोई डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 गिवन का कैलकुलेशन ऑफ sacrificing ratio। sacrificing ratio equals to old minus new। जब एग्जाम में नाम आते हैं तो बच्चे एबीसी लिखवा दें, ना लाइक नहीं के नाम लिखो। ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो 2/6, 3/6, 1/6। नोट ना करें इसको, खुद से करें। ओल्ड शेयर क्वेश्चन में गिवन है, न्यू शेयर क्वेश्चन में गिवन है, सिंपली माइनस करना है आपको। वन बाई सिक्स ब्रैकेट किधर लगाऊं? नेगेटिव आंसर आ रहा है तो बता दीजिए। पॉजिटिव आंसर तो सैक्रिफाइस। उधर पार्टनरशिप एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा तो बदले में उसे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो अब हम अकाउंटेंट क्या करेंगे, आशा के अकाउंट से पैसा काटेंगे और अनिता के अकाउंट में पैसा डाल देंगे। ठीक है, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो कॉम्पेंसेट करेगा उस पार्टनर को जो सैक्रिफाइस कर रहा है। जब पैसा अकाउंट में डाला जाता है कैपिटल अकाउंट में तो क्या किया जाता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट होगा। तो जो हमने एक एंट्री के स्पेस छोड़ा था वहां पर लिख दीजिए अगर वर्किंग नोट के बाद एंट्री करते हैं तो मार्क्स नहीं कटते, सिर्फ थोड़े से प्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट पड़ जाता है माइनस में। जैसे कि मैंने बताया सर, टीचर के बाद टाइम नहीं है डिटेल में चेक करने का, उसको एंट्री चेक करनी है आपकी मेन आंसर। अगर स्टार्टिंग में ही उसको मेन आंसर दिख जाए
एंट्री में डेबिट और क्रेडिट वाला पर्सन सेम है, उस अमाउंट भी सही है, और वो देखिए वर्किंग नोट है, सफिशिएंट उसका काम हो गया, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एंट्री लास्ट में लिखी होगी, उसको ढूंढना पड़ेगा आंसर कहाँ जाकर के मुझे मिल रहा है। हाँ जी, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे डेबिट में बिठाओ, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट में बिठाओ। बेसिकली अकाउंटेड कर क्या रहे हैं हम, आशा के अकाउंट से पैसा काट रहे हैं, पैसा डाला है इधर के अकाउंट में, ध्यान रहेगा जी। अमाउंट पे आते हैं, टोटल गुडविल लिखो दोनों के सामने, जिसने जितना गेन करा उतना उसको डेबिट, आशा ने जो है डेबिट करा है, गेन करा है 1/6, 6 लाख into 1/6 1 लाख, अनिता ने सैक्रिफाइस करा 1/6। एंट्री में केवल ऐसा भी होगा कि तीनों पार्टनर्स के नाम लिखे होंगे, इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये वाला कैलकुलेट क्यों करा, तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट भी मिला के क्रेडिट भी मिला के होगा। एंट्री में ये बात तीनों लोग आएंगे, उसमें तो अमाउंट दोनों को सेम नहीं होगा ना, इसलिए हमें ये सिस्टम याद रखना है कि टोटल गुडविल लिखो, तो पूरे फर्म की गुडविल 6 लाख रुपए, अनिता ने अपना शेयर सैक्रिफाइस करा 1/6, तो कहीं ना कहीं उसका 1 लाख का नुकसान होगा, तो 1 लाख रुपए आज मिल जाएगा। आशा को गेन हुआ 1/6 शेयर का, गुडविल की वैल्यू 6 लाख रुपए, 1/6 का उसको गेन हो रहा है, मतलब उसे 1 लाख का फायदा होगा फ्यूचर में, 1/6 से आज ही ले, इसका कंक्लूजन निकलता है कौन सा पता है, गेनिंग पार्टनर से आज ही पैसा ले लो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को आज ही पैसा दे दो। फॉर एग्जांपल जैसे इसका, जैसे एक प्रॉपर्टी है जिसमें 2 ब्रदर रहते हैं, अब उसमें एक की सपोज जॉब लग जाती है, तो कह रहा है मैं तो सिटी छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा के लिए, अब मुझे घर का हिस्सा चाहिए, मुझे इस चीज को घर का उसको हिस्सा चाहिए, उसका शेयर चाहिए। अब जब फ्यूचर में प्रॉपर्टी बिकेगी तो पता नहीं मार्केट वैल्यू कितनी होगी, उसका जो बेस्ट तरीका होता है वो इस तरीका क्या होता है, सर मान लीजिए आज की वैल्यू इसकी 1 करोड़ रुपए, तो जो भाई रहेगा इसमें कंटिन्यू इसी सिटी में रहेगा, वो दूसरे पार्टनर को 50 लाख रुपए दे देगा अपने ब्रदर को, पूरा मकान अपने नाम करवा लेगा, ऐसा ही होगा। उसके बाद जो घर छोड़ के चला गया 50 लाख रुपए लेकर के अपना अलग सिटी में चला गया, जो मर्जी करे, अब ये जो घर है पूरा जो ब्रदर रह रहा है उसका होता है, अब मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, 1 करोड़ से 2 करोड़ 3 करोड़ हो जाए, या घट भी सकती है, वो उसका रिस्क है। हम आज की डेट से उनका कॉम्पेंसेशन डिसाइड करते हैं। सेम चीज गुडविल पर आ रहा हूं जी मैं, आज रेशियो चेंज हो रही है, तो आज हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, आज हमारी गुडविल कितनी हमने कैलकुलेट कर ली, हमारे पूरे फर्म की गुडविल 6 लाख, फ्यूचर में 6 से 60 लाख भी हो सकती है, 6 से 1 लाख भी रह सकती है, लेकिन हम कैलकुलेशन आज के हिसाब से कर रहे हैं। फ्यूचर में बढ़ी सबको फायदा होगा, फ्यूचर में घटी सबको लॉस होगा। 6 लाख के हिसाब से हमने कॉम्पेंसेशन डिसाइड कर लिया, आज ही पेमेंट करी जाए। क्लियर हो गई जी बात, पढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए जी, क्वेश्चन नंबर 2 में एक भी दोनों का आंसर सेम है, क्वेश्चन 3 पर आ गए जी, कौन सा है देखा जी, ए और बी पार्टनर है फॉर्म में 1:2 की रेशियो, छोटा क्वेश्चन हो गया, 2 ही पार्टनर है, 1:2 की रेशियो है। दे डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2012, कैलेंडर ईयर है इस बार ध्यान रखना जी, अकाउंटिंग ईयर इस बार कैलेंडर ईयर है, जनवरी से दिसंबर वाला। 99% केस में कैलेंडर जो अकाउंट्स क्वेश्चन आता है अकाउंट्स में वो अप्रैल टू मार्च वाला 99%, 1% अभी क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है कि अप्रैल से मार्च का अकाउंटिंग ईयर रखना है। कंपनीज एक्ट के अंदर कोई अपडेट नहीं आई है कि अप्रैल से मार्च का अकाउंटिंग ईयर रखना है। हर जगह अभी भी छूट है कि जो मर्जी अकाउंटिंग ईयर रखो, जनवरी से दिसंबर का रखो, जनवरी से नवंबर का रखो, 11 महीने का रखो, जनवरी से अगले मार्च का 15 महीने का रखो, कंप्लीट छूट है जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी, कंपनी एक्ट के हिसाब से जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है, अप्रैल से मार्च वाला अकाउंटिंग। चलिए वापस आते हैं, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है जनवरी 2012 से इन्होंने डिसाइड करा है कि हम प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज करके 2:3 कर देंगे। पहले 1:2 था, अब 2:3 हो जाएगा। बट दिस डिसीजन वाज टेकन after the profit for the year 2012 amounted to 90,000 has been distributed in the old ratio। 2012 का प्रॉफिट बढ़ चुका है ऑलरेडी पुराने वाली रेशो। वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल वाज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट
डिसीजन बिकेम इफेक्टिव, जिस टाइम से हमने डिसाइड करा उससे पिछले 2 साल, तो फिर प्रॉफिट दे रखे हैं 2010 और 2011 के 60,000 45,000। तो 2010 का प्रॉफिट है, 60,000 कौन से महीने से कौन से महीने का है बताइए। 2010 का प्रॉफिट है 60,000 रुपए, ये कौन से महीने से कौन से महीने का? जनवरी 2010 से दिसंबर 2010, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैलेंडर है। It was decided that no goodwill account will be opened in the books and necessary adjustment be made through capital account. Pass necessary journal entry. इस क्वेश्चन में 2 काम करने हैं हम। पहला काम जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि गुडविल की एंट्री करनी ऐसे वाली, गेनिंग पार्टनर को डेबिट में बिठाओ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट में बिठाओ, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, ये हमें इस वाली रेशियो की हेल्प से पता लगेगा। और गुडविल भी नहीं दे रखी, गुडविल भी हमें कैलकुलेट करना। इतना काम करने के बाद फिर प्रॉफिट की मिस्टेक को ठीक करना। प्रॉफिट वाले पे बाद में आते हैं, पहले गुडविल वाले पे आते हैं। गुडविल कैलकुलेट करें। वो बच्चा बोर्ड पे कर सकता है गुडविल कैलकुलेट। आ जाइए। बाकी सब खुद ट्राई करें कॉपी में अपने। और कोई आंसर? कोई और आंसर? गलत है। कोई और आंसर? देखिए ध्यान से, देखो क्या फर्क है। पिछले जो उन्होंने करा था, जो बोर्ड पर करके गया था स्टूडेंट, उसका आंसर भी यही आ रहा था, आपका आंसर भी यही आ रहा है। मतलब आपको कुछ गलत बोलना है। देखो जी, क्वेश्चन में वर्ड एवरेज नहीं एग्रीगेट लिखा हुआ। क्वेश्चन में सिंपल लैंग्वेज ये कि एग्रीगेट कर दो 2 ईयर के प्रॉफिट का, खत्म, कोई गुडविल नहीं। मतलब क्वेश्चन क्या है, पास्ट के 2 सालों के प्रॉफिट को जोड़ दो, बस वही गुडविल। वही किया ना। क्वेश्चन में कहीं पर भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं लिखा। क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि एवरेज प्रॉफिट चाहिए। ध्यान रखिए जी बात। सही आंसर आने के बाद भी मार्क्स कटते हैं इस चीज के, अगर आपने मेथड गलत कर रखा है। ठीक है, तो ये गुडविल है। अब इसके बाद निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, शुरू हो जाएगी। फटाफट है रिपोर्ट पर कौन कर रहा? फटाफट आ जाए रिपोर्ट पर। ओल्ड माइनस न्यू करना कितना आसान है। और नाला है अगला वाला
ओल्ड शेयर लिखो माइनस कर दो न्यू शेयर, खत्म काम। आगे सेक्रीफाइस, ए का ओल्ड शेयर है 1/3, ए का न्यू शेयर है 2/5, बी का ओल्ड शेयर है 2/3 और बी का न्यू शेयर है 3/5। तो एलसीएम लेना, एलसीएम आ गया 15, आंसर आ गया 1/15। नेगेटिव आ रहा तो ब्रैकेट लगा दिया, एलसीएम आ रहा 15, पॉजिटिव है तो ब्रैकेट नहीं लगाया। इसका ब्रैकेट में आ रहा है सर वो गेन कर रहा है, इसका ब्रैकेट में नहीं आ रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। परफेक्ट, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब उसने सैक्रिफाइस करा है। पहले वाला शेयर ज्यादा था, अब शेयर कम हो गया, घट गया। अब एंट्री के लिए कौन आ रहा है जो बताओ फटाफट। कोई नहीं आ रहा, आ जाइए। आपको ये डिसाइड करना है कि कौन डेबिट में बैठेगा कौन क्रेडिट में बैठेगा। उसके बाद अमाउंट डिसाइड करना है कि कैसे कैलकुलेशन होगी। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेम काम ही करना है कि कुछ नया कोई डिफिकल्ट कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आ गया। सर ए गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर डेबिट में बैठेगा। बी सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट में बैठेगा। अमाउंट कैसे आएगा सर, टोटल गुडविल लिख दो 1,05,000 और मल्टीप्लाई कर दो जितना उसने गेन करा। सही। A is capital account debit to B is capital account 7,000 rupees, total गुडविल 1,05,000 रुपए। मल्टीप्लाई करेंगे उसको 1/15 से तो ये 7,000 रुपए। किसी को डाउट है यहाँ तक? अब आते हैं जी जो अगला काम रह गया इसी क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट वाला। प्रॉफिट 90,000 है 2012 ईयर का। ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 1:2 में। डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 2:3। इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब 2012 खत्म होने के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि प्रॉफिट जो है हम वो नए वाले रेशियो के हिसाब से बांटेंगे और ये जो रूल है ये 1 जनवरी 12 से लागू होगा। ये ऐसा है समझ लो कि मान लीजिए गवर्नमेंट इनकम टैक्स हर साल बजट आता है फरवरी में, नया टैक्स का रूल आता है तो नेक्स्ट अप्रैल से एप्लीकेबल होता है। मतलब जो फरवरी में बजट आता है वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होता है। सपोज कोई ऐसा रूल आ जाए कि जो फरवरी में जो बजट आ रहा है वो उससे पिछले वाले अप्रैल से एप्लीकेबल, तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए टैक्स बढ़ गया तो मान लीजिए लास्ट ईयर में टैक्स बढ़ा था 1 लाख, अब गवर्नमेंट के यहाँ से नोटिस आया कि 10,000 और भरो क्योंकि लास्ट ईयर से चेंज हुआ है। केस 2 मान लो टैक्स रेट घट गया, मैं टैक्स बढ़ चुका हूँ 1 लाख रुपए लास्ट ईयर, तो 10,000 रुपये का रिफंड आ जाएगा मेरे पास, ये टैक्स आपका कम जाए। समझ लो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब पिछले टाइम से इफेक्ट जाएगा, ये मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। उस क्वेश्चन में भी ऐसे ही कह रहा है कि 2012 का प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ चुका है पार्टनर्स के अंदर पुराने वाली रेशियो में, लेकिन पार्टनर्स चाहते हैं कि ये प्रॉफिट बटे न्यू वाली रेशियो के हिसाब से। तो ओल्ड के हिसाब से बढ़ गया, बढ़ना चाहिए था न्यू के हिसाब से। बताओ किसको फायदा हुआ? ए को फायदा हुआ। कैसे? देखो पहले ए का शेयर ज्यादा था, अब ए का शेयर घट गया ना फ्यूचर में। हम देखो सॉरी ए तो गेन कर रहा, उल्टा बोल गया मैं। ए है गेनिंग पार्टनर, मतलब ए का शेयर पहले कम था और अब ज्यादा है ना। मतलब ओल्ड के हिसाब से इसे पैसा कम मिल रहा था और न्यू के हिसाब से पैसा ज्यादा मिलेगा, है ना। अब प्रॉफिट को अगर मैं पेट रेशियो बांटूं, ए को फायदा होगा
इनको पैसे मुझे एक्स्ट्रा देने। ये सिंपल सी बात ही समझ लो कि 90,000 रुपए बट गए ऐसा 30 और 60, 90,000 का 1/3, 90,000 का 2/3, सही है। अगर तुम बढ़ता हो कैसे बढ़ता, $90,000 का 2/5, 90,000 का 3/5, ये मैंने ऐसे बांटा, ध्यान खुद ही देख लो आप। इनको कितना पैसा मिल चुका है 30 ओल्ड के हिसाब से, कितना पैसा मिलना चाहिए था 36 न्यू के हिसाब से, उसको 6,000 रुपए दे दो। इनको 6,000 रुपए देने, मतलब हम 6,000 रुपए एक अकाउंट में डालेंगे, तो क्रेडिट करें कि डेबिट करें? क्रेडिट। बी को मिल चुके हैं ओल्ड रेशियो के हिसाब से 60,000, हमने बी को देने हैं न्यू रेशियो के हिसाब से 54, 6,000 रुपए एक्स्ट्रा चले गए बी के पास, 6,000 रुपए ले लो उसके अकाउंट में से पैसा घटाना, तो डेबिट करो। B's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू A's कैपिटल अकाउंट 6,000, ये एंट्री हुई। ये तो सर ऐसे तो समझ में आगे बढ़े आराम से, ऐसे कैसे होगा, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे? प्रॉफिट लिखो और सैक्रिफाइस गेन से मल्टीप्लाई करो। प्रॉफिट की अमाउंट कैसे आएगा एग्जाम में सर? जो प्रॉफिट बटा हुआ है एक्चुअल में, उस प्रॉफिट को लिखो और मल्टीप्लाई कर दो सैक्रिफाइस गेन वाले शेयर से, क्योंकि जो चेंज वाला अमाउंट है वो वही रहना है सेकेंडरी के अंदर, और चेंज वाला अमाउंट ये 1/15 शेयर। लेकिन तरीके से पता लगे कि कौन डेबिट कौन क्रेडिट होगा। जो गुडविल में करा उसको उल्टा होगा। गुडविल में हम क्या कर रहे हैं, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट में बिठा रहे हैं, जो गेन कर रहा है डेबिट में बिठा रहे हैं। लेकिन रेशियो चेंज होने की वजह से अगर प्रॉफिट गलती से 5 में बढ़ गया तो इस बार गेन वाला सैक्रिफाइस कर रहा है। सिंपल सी बात देखो ना, हमने कैलकुलेट करा, हमें पता लगा भाई ए गेन कर रहा है, फ्यूचर में ए का शेयर ज्यादा होगा, ए गेन कर रहा है। लेकिन ये जो गलती से 5 रेशियो बढ़ गया, इस वजह से ए का नुकसान हो गया ना, तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है। प्रॉफिट वाले केस में एंट्री उल्टी हो जाती है। एग्जाम ना हो पाए तो इस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करके देख सकते हो खुद से कि ओल्ड के हिसाब से पैसा कितना मिल रहा है, न्यू के हिसाब से पैसा कितना मिल रहा है। तो किसको पैसा कम मिल रहा है उसे और पैसा दे दो, उसको ज्यादा मिल गया उसे ले लो। ऐसे एग्जाम में करके दे सकते हो प्रैक्टिस। अदरवाइज गुडविल वाली की रिवर्स एंट्री करनी होगी, टोटल प्रॉफिट को सैक्रिफाइस गेन वाले शेयर से मल्टीप्लाई करना, अमाउंट ऐसे आएगा। गुडविल वाले टॉपिक पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इलस्ट्रेशन में, 4, 5 एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन, 5, 6, 7, 8। उसके बाद अगला टॉपिक है ये अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व। तो रिजर्व जितने भी हो उसे ओल्ड पार्टनर में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो ये टॉपिक हम कर चुके हैं एडमिशन चैप्टर के अंदर, तो इसलिए मैंने सेम कॉपी पेस्ट नहीं करा, वहां पर वहीं उसी को प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। इस पे होमवर्क आपका मिल गया है, बिना करे इलस्ट्रेशन 6 से 13 और एक्सरसाइज 9 से 19। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गया हूं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, पढ़े नहीं? कवन ए और बी सी पार्टनर है फर्म में, 5:3:2 की रेशियो है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:5। कितना पढ़ के पता लगाओ कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ए। कौन गेन कर रहा है? सी। अच्छा, जो आप माइनस करते हो ना 5 से 2 हो के तरह सैक्रिफाइस है, इसको बोलने से पहले ये भी चेक करना कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अदरवाइज आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने अभी भी करा, वापस आओ एक बार उस पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी भी करा था, इसमें ओल्ड शेयर कितना है 1:2, न्यू है 2:3। मैं पूछता गेन कौन कर रहा है, आपको लगा सब दोनों गेन कर रहे हैं। एक का 1 से 2 हो गया, दूसरे का 2 से 3 हो गया। तो ऐसे तब आपको डायरेक्ट माइनस करके देखना जब डिनोमिनेटर सेम, डायरेक्ट माइनस करके तब बता सकते हैं कि सैक्रिफाइस कैसे किया। अगर डिनोमिनेटर चेंज हो रहा, पहले वाला डिनोमिनेटर 3 था, 1:2 का डिनोमिनेटर 3 था और 2:3 का डिनोमिनेटर 5 है, तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि सैक्रिफाइस कौन गेन कौन, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6,
इसमें डिनोमिनेटर पहले वाले का भी 10 है, 532 वाले का, और 235 वाले का भी 10 है, उसमें डेड मैच करके चेक कर सकते हैं। They also decide to record the effect of the following by passing a single adjustment entry. Adjustment entry मतलब जैसे सर गुडविल वाली एंट्री हो गई, गेनिंग पार्टनर को डेबिट में बिठाओ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट में बिठाओ। कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई बोर्ड पे कौन आ रहा था कि वैल्यू कैलकुलेट कर, कौन आ रहा है रिपोर्ट पे सही वैल्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेशन तीनों की होगी जी एबीसी, हालांकि हम ऑलरेडी चेक कर सकते हैं कौन सा सैक्रिफाइस कौन के आ रहा है, और फिर एग्जाम पैटर्न में तीनों सॉल्व करके दिखाने होंगे आपको। ए का ओल्ड है 5/10, बी का ओल्ड है 3/10, सी का ओल्ड है 2/10। कोशिश करें बोर्ड पे से नोट ना करना पड़े आपको, खुद से सॉल्व करें। उसके बाद माइनस करनी है जी हमें न्यू वाली रेशियो। न्यू रेशियो है 2:3:5, तो 2/10 ए का, 3/10 बी का, और 5/10 सी का। ए का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस है, बी का आंसर 0 आ रहा है तो कुछ भी नहीं, और सी का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो गिव। वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of profit or loss on revaluation। देख सकते हैं सर अब 4 एसेट और लायबिलिटीज दे रखी है मिक्स करके, चारों की बुक वैल्यू है, हमारे बैलेंस शीट के अंदर कितनी वैल्यू है, और रिवाइज्ड फिगर नए वाली वैल्यू, मार्केट वाली वैल्यू, तो उनके डिफरेंस से हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और अगर एसेट लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आ रहा है उसी को रिवैल्यूएशन कहते हैं। पहली आइटम थी लैंड एंड बिल्डिंग, बढ़ रही कि कम हो रही है, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, ये प्लस हो ये प्रॉफिट। हेडिंग में हमने लिखा है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट है कि लॉस आएगा ये नहीं पता। उसके बाद प्लांट मशीन बताइए बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी 10,000, ये ब्रैकेट लगा दिया। क्रेडिटर बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ट्रेड क्रेडिटर कम हो रहे हैं। डिक्रीज इन ट्रेड क्रेडिटर, ब्रैकेट लगाए कि नहीं, डिक्रीज हो तो भी नहीं लगाना क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। क्रेडिटर अगर कम हो रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही, हम प्लस माइनस ऐसे नहीं लगा रहे कि बढ़े तो प्लस घटे तो माइनस, हम प्लस माइनस किस बेस पर लगा रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। एसेट अगर बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस करा, एसेट अगर कम हो रही है तो लॉस हो रहा है इसलिए माइनस करा, लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस करा। ठीक है, हमेशा ये नहीं करना कि इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, ऐसे ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000, ये माइनस होगा, भले इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लायबिलिटी बढ़ना लॉस वाली बात। फाइनली कितना आया, प्रॉफिट का लॉस, फाइनली प्रॉफिट आया है वो 40,000 रुपीज आया। जल एंट्री कौन कर रहा है जाकर के बताइए फटाफट। जल एंट्री बोर्ड में मत करो, कॉपी में चेक कराओ कर जाओ। कैलकुलेशन भी दिखानी है एंट्री में, अमाउंट कैसे आया और ये भी चेक कराना है आपको।
एडमिशन चैप्टर रिवाइज करते रहें जी, बर्डन ना लगे एकदम से जब टेस्ट आएगा, चैप्टर लंबा है। पहले नोट्स के क्वेश्चन रिवाइज करें, उसके बाद बुक से इलस्ट्रेशंस करें, उसके बाद बुक के अनसॉल्व्ड वाले क्वेश्चन करें, सीक्वेंस यही रखें। मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, डाउट्स पूछ रहे हैं मेरे से आकर के, वो डायरेक्ट टीएस अग्रवाल के अनसॉल्व्ड वाले क्वेश्चन लेकर के आ जाता है डाउट्स में। सेम क्वेश्चन नोट्स में कराया हुआ होता है, लेकिन फिर भी डाउट में आता है उनके। तो डाउट में इसीलिए आ रहा है क्योंकि रिवाइज नहीं कर रहे हैं आप। पहले रिवाइज करें नोट्स के क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड नंबर पे इलस्ट्रेशन, क्योंकि सॉल्व है, मिस्टेक आपको एंड टू एंड दिख जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे टीएस अग्रवाल के अनसॉल्व्ड वाले क्वेश्चन। इसी सीक्वेंस से आप रिवीजन करें तो रिवीजन बढ़िया हो। ट्यूसडे है कि अच्छा खासा टाइम है संडे तक का आपके पास रिवाइज करने का। हाँ जी, मैं देखता हूँ 1 मिनट।